से मैं पूछता हूँ कितने लोग अमीर होना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स हर कोई अपना हाथ खड़ा करता है। कितने लोग हेल्दी होना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स हर कोई अपना हाथ खड़ा करता है। और कितने लोग दोनों चाहते हैं, तो दोनों हाथ खड़ा कर देते हैं लोग। कितना पैसा आएगा, जैसे किसी का इंक्रीमेंट होने वाला है, किसी को कुछ बोनस मिलने वाला है, तो 2 लाख अभी मिला भी नहीं है बट उसके दिमाग में ऑलरेडी तैयार है इसको टकाना कहाँ है। कई बार तो उस हॉलीडे पे लोग पहले ही जा आते हैं जो पैसा साला अभी आया भी नहीं होता। अपने आप को क्लियर होना चाहिए कि पैसा वो है जो टैक्स देने के बाद बचेगा। साइकोलॉजिकली आप पैसा आपके पास होता है और आपको वो दिखता है तो वो बिकता है। तो उसके बाद है सेव करना। तो सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने बोरी में सेव किया तो उसका नुकसान ये है कि चूहे काट सकते हैं। अगर आपने लॉकर में रखा है तो सरकार काट सकती है आपको अगर आप पकड़े जाएंगे तो। स्पेंडिंग कम करनी चाहिए, दैट इज नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए अपनी स्किल्स को डेवलप करना, खुद को डेवलप करना, टीम प्लेयर बनना, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू लर्न। अगर आप अपने बुढ़ापे को देखते हैं, आइडली मिनिमम 10% तो सेव करना ही चाहिए। अगर आप 10% सेव करेंगे तो आपको फाइनेंशियली फ्री होने में लगभग 40 साल लग जाएंगे। और अगर आप 60 to 70% सेव करेंगे तो आप फाइनेंशियली फ्री जो है लगभग 10 साल में हो जाएंगे। मतलब ये कि अगर वो 100 रुपया कमाते हैं तो 110 रुपया वो खर्च करते हैं, क्योंकि उनका घर भी EMI पे है, उनकी गाड़ी भी EMI पे है, उनका हॉलीडे भी EMI पे है, उनके कपड़े भी कई बार क्रेडिट कार्ड पे EMI पे होते हैं। पर्सनल लोन तो मुझे ऐसा लगता है जैसे फाइनेंशियल सुसाइड होता है। एक साइकेट्रिक में सुसाइड होता है जो साइकेट्रिक इमरजेंसी होती है, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है जब लोग पर्सनल लोन लेना शुरू कर देते हैं। और कई बार तो लोग डाउन पेमेंट के लिए भी पर्सनल लोन लेते हैं घर की। हर कोई जस्टिफाई भी करता है उसको, बट वो फाइनेंशियल सुसाइड है। कितना ज्यादा % आप इंटरेस्ट दे रहे हैं आपको कोई आइडिया ही नहीं है उस चीज का। तो तीसरा बच्चा है आपका सेविंग अकाउंट। तो उस बच्चे से आप पैसे तो नहीं लोगे ना, आपने जो बच्चे को पैसे दे दिए कि उसकी चड्डी उतरवा लोगे या उसकी शर्ट ले लोगे, नहीं करोगे ऐसा। तो इसी तरह जब सेविंग अकाउंट आपने खोल दिया जो आपके बुढ़ापे के लिए है, क्योंकि चक्कर में बोल के रहा हूँ, क्योंकि आपके 2 बच्चे आपको पाले ना पालेंगे, तीसरा बच्चा आपको जरूर पाल लेगा और बाकी 2 बच्चे भी आपको पूछेंगे क्योंकि तीसरा बच्चा आपके पास है। दैट इज योर सेविंग अकाउंट। जो वीडियो सुन रहे हैं आप खुद ही देखो, आपने पिछले महीने अपने बाप को कितनी ऐश कराई, माँ को कितनी ऐश कराई। जितनी आपने कराई उतनी उम्मीद करो, तो फिर आपको ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको समझ आ जाएगा कि नहीं कराई, आगे जिंदगी में हो गए फ्री। बट इतना आसान नहीं है। जब इमोशंस का तड़का इसमें लगता है तो बड़े घूम जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ले ली, फिर उन्होंने तीसरी प्रॉपर्टी ले ली। क्यों ले ली तीसरी प्रॉपर्टी? क्योंकि ना सस्ती मिल रही थी। अब सस्ती मिल रही है तो आप क्या कुछ भी खरीद लोगे क्या? सस्ती मिल रही है तो आप मेंस वेयर खरीदने गया, वुमेन वाली चड्डी भी खरीद लोगे क्या साथ में? तो आपको कुछ तो कहीं तो अपनी लिमिट करनी पड़ेगी ना। बट ये समझ आया कि ये नहीं करना, जैसे लाइफ में ना करना ना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाँ करने से। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू से टू मेनी थिंग्स इन लाइफ एंड टू से येस टू फ्यू थिंग्स इन लाइफ। सिंपल एग्जांपल ये है कि मैंने कई बार ना ये गेम खेली है, खासकर जब मैंने सेशंस किए हैं, कि सपोज आपकी 5 करोड़ की लॉटरी निकल जाए तो आप क्या करेंगे? People do not plan to save money, to invest money or to grow money. They only plan to spend money. खर्चों को घटाना है, अर्निंग को बढ़ाना है, फिर उसे सेव कहाँ करना है ये हमें पता होना चाहिए, फिर हमें इन्वेस्ट करना है और सिंप्लीफाई करना है। अगेन वही पॉइंट जो है लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने खर्चों को कम रखना है। इसका मतलब वो लोग अमीर नहीं होते जो बहुत पैसा कमा लेते हैं, वो लोग अमीर होते हैं जो पैसों को अच्छे से मैनेज करते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि जो लोग मेरे अकाउंट संभालते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे क्लिनिक पे और पार्ट टाइम जो आते हैं, उनकी प्लानिंग मैंने की। तब मुझे लगा कि इसका मतलब साइकोलॉजी ऑफ मनी इज डिफरेंट देन एक्चुअली व्हाट द पीपल रियली अंडरस्टैंड। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आज जो ये वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसका जो टॉपिक है वो है वेल्थ, पैसा, मनी, रोकड़ा। जितने भी ये नाम है सुनने में सारे इंटरेस्टिंग लगते हैं जब भी इसकी बात होती है। और बचपन से यही मैंने भी सुना कि जब पैसा है तो सब कुछ है, दुनिया आपके आगे पीछे होती है। मैं भी उसके पीछे भागता रहा, जितना मैं उसके पीछे भागा वो मुझसे और आगे भागता रहा। और लाइफ के इसके अंदर मेरे को मिले मेरे दोस्त डॉक्टर राजीव, और उन्होंने मुझे ज़िंदगी में पैसे के बारे में समझाया कि पैसे से वेल्थी कैसे बनते हैं। और उस प्रोसेस के अंदर मैं बन गया फाइनेंशियली फ्री। और अपनी ज़िंदगी के फिर मैं ड्रीम्स को, जो मैं सोचता था कि जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं क्या करूँगा, वो मैंने ज़िंदगी जीनी स्टार्ट कर दी। तो उन्हीं सब जो मैं सीक्रेट्स को डॉक्टर राजीव से सीखे आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर राजीव को कि बताइए कि जो वेल्थ है इसको मैनेज कैसे करना है और उसी पैसे के साथ अमीर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं 1-2 चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। हम आपको कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इसमें नहीं सिखाने वाले हैं ख़तरनाक सी, और ना ही हम इसमें कोई शेयर आपको या किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या गोल्ड के बारे में बात करेंगे कि आप किस में इन्वेस्ट करें। और ना ही मेरा कोई डीमैट अकाउंट है और मेरा कोई प्लान भी नहीं है फर्दर फ्यूचर में। जो मेरे मेंटर हैं उनके हिसाब से, वरुण मल्होत्रा जी मेरे मेंटर हैं, जिनका अपना यूट्यूब चैनल है फाइनेंसेस और मनी पे, जो इन्वेस्टिंग सिखाते हैं लोगों को, तो आप उनसे सीख सकते हैं। बट फिर भी जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ रादर,
वो है साइकोलॉजी ऑफ मनी। साइकोलॉजी ऑफ मनी का मैं क्या कहना चाहता हूँ, असल में क्या होता है कि बहुत बार ना मैंने सेमिनार्स लिए हैं लोगों के, मतलब सेमिनार कहने का मतलब है 50-60 लोगों के प्रेजेंटेशंस लिए हैं। तो उनसे मैं पूछता हूँ कितने लोग अमीर होना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स हर कोई अपना हाथ खड़ा करता है। कितने लोग हेल्दी होना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स हर कोई अपना हाथ खड़ा करता है। और कितने लोग दोनों चाहते हैं, तो दोनों हाथ खड़ा कर देते हैं लोग। और एक वीडियो तो जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है इसका, वेल्थ मैनेजमेंट का, जो मैंने लिया था। उसमें काफ़ी कुछ जो है मैंने टी हार्वेकर जी के सेमिनार से सीखा था और काफ़ी सारी बुक्स को पढ़ा था। तो उसमें से मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो हैं डिफरेंट जगह से उठाए गए हैं, बट उनको रियल लाइफ में खुद अप्लाई किया, अपने फ्रेंड्स के साथ अप्लाई किया, अपने क्लिनिक पे अप्लाई किया, अपने प्यून पे अप्लाई किया, अपने रिसेप्शन पे अप्लाई किया, फ्रंट डेस्क पे, और अपने ऑपरेशनल हेड के साथ अप्लाई किया, अपनी साइकोलॉजिस्ट मैम के साथ अप्लाई किया। और मज़े की बात तो ये है कि जो लोग मेरे अकाउंट संभालते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे क्लिनिक पे और पार्ट टाइम जो आते हैं, उनकी प्लानिंग मैंने की। तब मुझे लगा कि इसका मतलब साइकोलॉजी ऑफ मनी इज़ डिफरेंट दैन एक्चुअली व्हाट देयर पीपल रियली अंडरस्टैंड। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सिंपल एग्जांपल ये है कि मैंने कई बार ना ये गेम खेली है, खासकर जब मैंने सेशंस लिए हैं, कि सपोज़ आपकी 5 करोड़ की लॉटरी निकल जाए तो आप क्या करेंगे। ज़्यादातर के पास बहुत सिंपल प्लान होता है, एक बड़ा सा घर लेंगे, एक बड़ी सी गाड़ी लेंगे, और कई बार जो गाड़ी होती है वो BMW या ऑडी, मर्सिडीज़, किसी की जो पसंद होती है, और गाड़ी कुछ 40-50 लाख के ब्रैकेट की होती है, और जो घर होता है वो कुछ किसी का 50 लाख का होता है, किसी का 2-3 करोड़ का होता है। तो ज़्यादातर लोग ना पैसे खर्च कर चुके होते हैं विदिन 5 मिनट्स। जब मैं किसी से पूछता हूँ कि अच्छा आप 5 करोड़ इस्तेमाल कैसे करेंगे, कोई थोड़ा बहुत दान कर देता है, कोई थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लेता है। मुश्किल से 50 में से एक आधा बंदा होता है जो रियली में मतलब समझ पाता है कि इस 5 करोड़ की लॉटरी का मतलब क्या है। सबसे पहले तो लोग यही कैलकुलेट नहीं करते कि इस पर टैक्स भी लगेगा, सरकार भी इसमें से अपना हिस्सा मांगेगी, 30% या 35% जो भी होगा, सरचार्ज भी ज़्यादा लगता है, कुछ फंडा होता है, मुझे इतना डिटेलिंग पता नहीं है। जैसा कि मैंने कहा मेरा डीमैट अकाउंट नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू नंबर्स, चर्निंग नंबर्स। तो अगर आप वीडियो इसके लिए देख रहे हैं तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए, बट आप साइकोलॉजी ऑफ मनी समझना चाहते हैं तो आप एंड तक देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि लोग ना पैसे के साथ क्या सोचते हैं कि इतना पैसा आएगा। जैसे किसी का इंक्रीमेंट होने वाला है, किसी को कुछ बोनस मिलने वाला है, तो 2 लाख अभी मिला भी नहीं है, बट उसके दिमाग में ऑलरेडी तैयार है कि इसको टकाना कहाँ है, लगाना कहाँ है, कहाँ उड़ाना कहाँ है, कौन से हॉलीडे पे जाना है। कई बार तो उस हॉलीडे पे लोग पहले ही जा आते हैं जो पैसा साला अभी आया भी नहीं होता। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पीपल डू नॉट प्लान टू सेव मनी, टू इन्वेस्ट मनी और टू ग्रो मनी, दे ओनली प्लान टू स्पेंड मनी। तो इसलिए ही लोग अमीर नहीं हो पाते। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो स्टेप ये है कि एवरीबडी नोज़ हाउ टू स्पेंड। एक छोटे बच्चे को भी पता है 5-10 साल के कि खर्चा कैसे करते हैं, मार्केट जाते हैं और वहाँ पे पैसे देते हैं और चीज़ें मिलती हैं। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे कम लोग जो हैं पैसा कमाते हैं। तो खर्चा तो हर कोई करता है या हर किसी पे खर्चा करना पड़ता है। आपके घर वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, मिलते हैं, आप रिलीजियस हैं तो भी आपको खर्चा करना पड़ता है, श्रमदान करना पड़ता है। तो एवरीबडी नोज़ हाउ टू स्पेंड, देन फ्यूअर देन दैट पीपल नो हाउ टू अर्न। उससे कम लोग ये जानते हैं कि पैसे को कमाना कैसे, क्योंकि हर कोई तो नहीं कमाता। बोलते हैं हमारे पास टाइम होता, हम भी कमा लेते, ये कर देते, हम ये उखाड़ देते, वो उखाड़ देते। बोलना और करने में बहुत फ़र्क होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज़ एनर्जी ऑफ वर्बल वैल्यू ओनली। मतलब बातों की कोई खास औकात नहीं होती है, एक्चुअली एवरीथिंग इज़ एक्शन। आप जितना कमाते हैं वही है। और इसमें भी कई बार क्या होता है, लोग ये कैलकुलेट करते हैं CTC, मतलब कॉस्ट टू कंपनी। ये नहीं करते कि टैक्स देने के बाद जो पैसा आया खर्चा तो वो करेंगे ना। अगर आपको एक आइसक्रीम भी खरीदनी है या चॉकलेट भी, वैसे तो खैर हम हेल्दी ईटिंग वाले लोग हैं, तो आपको केला खरीदना है या एक आम भी या सेब भी, उसके लिए भी आप टैक्स जो देंगे उस पैसे से थोड़ी खरीद सकते हैं। तो आप पड़ोसियों को दिखाने के लिए, अपने इन-लॉज को बताने के लिए कॉस्ट टू कंपनी अच्छी बात है, बट अपने आप से तो बेवकूफ़ी वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपने आप को क्लियर होना चाहिए कि पैसा वो है जो टैक्स देने के बाद बचेगा, दैट इज़ द मनी। जैसे एक टॉप लाइन और बॉटम लाइन होती है। टॉप लाइन मतलब मैंने तो मान ली किसी का पैकेज है 24 लाख का, हाथ में आता है उसके मुश्किल से 18 लाख रुपए या 16 लाख रुपए। तो वो 16 और जो 18 लाख रुपए हैं वो है रियल मनी जो आपके हाथों को छूती है। बाकी वो जो 5-6 लाख है वो तो बिना टच किए ही निकल लिए, उसको गिनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट स्टेप। तो आपने अर्न भी किया तो उसमें भी आपको समझना पड़ेगा कि आप कितना अर्न कर रहे हैं। कहीं आप साइकोलॉजिकली अपनी फैंटेसी में, आप कई लोग होते हैं वो घर की कीमत ही लगाते रहते हैं। उसमें मेरे फेवरेट एग्जांपल मेरे अपने डैडी हैं
कि अब ये इतने का हो गया, अब ये इतने का, क्या आप उसको बेचने वाले हो? क्या आप उस पर खर्चा करने वाले हो? घर आपकी एक लाइबिलिटी है। अगर आप रॉबर्ट कियोसाकी की बुक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि घर एक लाइबिलिटी है। बल्कि जो वरुण मल्होत्रा जो मेरे मेंटर हैं, लास्ट इन्फॉर्मेशन तक तो वो रेंटेड हाउस में ही रहते थे और वो मेरे से फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आगे, एक आगे होता है, एक बहुत ज़्यादा आगे होता है, कोई कंपटीशन ही नहीं होता। तो वो फिर भी रेंटेड हाउस में रहते हैं। मैं तो रेंटेड हाउस में नहीं रहता हूँ, बट एनीवे मैं अपने पिताजी के हाउस में रहता हूँ, तो जो उन्होंने ख़रीद के दिया हुआ है। मेरा कोई प्लान नहीं है घर बड़ा ख़रीदने का कभी भी। अब कभी आने वाले टाइम में क्या किया कह नहीं सकते, पब्लिक डोमेन में जो भी बात कह दी हो कई बार वापस लेनी पड़ जाती है। बट ये है कि हाँ, डेफिनेटली फिलहाल जो अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से एक रेंटेड हाउस जो है वो फार बेटर होता है रादर देन एक ख़रीदा हुआ घर। ठीक है, इमोशंस जुड़े होते हैं लोगों के, तो आपको घर भी खरीद लेना चाहिए अगर आपका बहुत मन करता है। और सोशल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये काफ़ी इमोशनल सा टॉपिक है, इसको फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं। जब आपने अर्निंग कर ली, इससे सबसे पहला स्टेप है सेव करना। आप सेव कहाँ करेंगे? अब कोई ब्लैक में ही अर्निंग करता है तो उसको बोरी में ही सेव करना पड़ेगा, लॉकर में सेव करना पड़ेगा, गोल्ड की टिक्कियाँ खरीदनी पड़ेंगी। बट उसमें ना बहुत मेहनत लग जाती है। मेहनत क्यों लग जाती है कि अगर आप ठीक से उसको इन्वेस्ट करते हैं तो वाइट में करते हैं तो 30% टैक्स देने के बावजूद भी आप 3-5 साल में वो रिकवर कर सकते हैं, और 10-15 साल में तो वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसका रीज़न ये है कि जब साइकोलॉजिकली आप पैसा आपके पास होता है और आपको वो दिखता है तो वो बिकता है। जो वैसे तो ये कहावत दुकान के लिए है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। वहाँ पे क्या है, साइकोलॉजिकली आपको पता है कि घर में उस लॉकर में या उस बिस्तर में या उस गद्दे के अंदर आपने या उस रजाई में या फिर उस तकिए में पैसे छुपा के रखे हुए हैं, या एक टिक्की रखी हुई है। जैसे मेरे 1-2 फ्रेंड्स ने मुझे दिखाई कि ये क्या चीज़ है, मैंने पहली बार देखी। मैंने कहा ये क्या है, हाथ में नहीं तो काफ़ी भारी है, क्या तो पता क्या है ये? मैंने कहा क्या है? कहता है 1 किलो की सोने की टिक्की में। हाँ, मतलब सच में भारी थी। मतलब बिस्किट तो होता है, खा नहीं सकते उस बिस्किट को, बट ये उस बिस्किट को देख के मज़े तो आते हैं। मैंने एक बार देखा है। तो उसमें क्या हुआ कि वो पैसा पड़ा है ना तो वो खर्च हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, बाद में उस बिस्किट को पिघला के अपनी वाइफ की ज्वेलरी बना दी, ये कर दिया। नाउ दिस इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ नॉट सेविंग एक्चुअली। वो तो गई, जो बीवी के पास चला गया उसकी ज्वेलरी में, आपको लगता है कि वो वापस आने वाला है। मेरे को तो कभी नहीं लगता कि वो वापस आने वाला। कपिल हंस रहा है पीछे से। तो दैट इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट एक्चुअली, एंड दैट इज़ नॉट इवन सेविंग। वो तो एक्सपेंडिचर हो गया, अब वो उसका हो गया। उसमें कुछ गलत नहीं है, आप अपनी वाइफ को ज्वेलरी लेके दें, डायमंड का सेट लेके दें, बट वो कुछ परसेंटेज में करें, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो उसके बाद है सेव करना। तो सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने बोरी में सेव किया तो उसका नुकसान ये है कि चूहे काट सकते हैं। अगर आपने लॉकर में रखा है तो सरकार काट सकती है आपको अगर आप पकड़े जाएंगे तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप पैसे को रखते कैसे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आप बैंक में रखेंगे। बैंक में रखेंगे तो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 2.9 समथिंग आए। और नंबर से मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता, ना मैं नंबर का एक्सपर्ट हूँ, उसमें गौरव ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो इतने का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया तो 6% का मिल जाएगा, और अगर आपने शेयर मार्केट में डाला तो आपको 10-15% मिल सकता है। बट आने वाले टाइम में हो सकता है 10-15% कम हो जाए। उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्यों कम हो जाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ही कम हो जाए। तो वो सारे इंटरेस्ट रेट, मार्केट रेट बहुत जुड़ा होता है। बट मार्केट में आप तब तक नहीं डाल सकते जब तक आप पैसे को 10 साल से पहले आपको उसकी ज़रूरत है। आइडली नहीं डालना चाहिए। तो उसके बाद आपने घर ख़रीदना है, उसकी डाउन पेमेंट देनी है, गोल्ड में डालना है, और कई सारी डे ट्रेडिंग करनी है कई लोगों को। तो इतने सारे ड्रामे आम आदमी को तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैंने तो कहा, मेरे पास तो डीमैट अकाउंट नहीं है, फिर भी आई एम ऑल्सो फाइनेंशियली फ्री। गौरव इज़ ऑल्सो फाइनेंशियली फ्री। बट इस वर्ड की हम बाद में बात करेंगे। दैट इज़ द लास्ट डेस्टिनेशन यू शुड हैव। तो सबसे पहले तो आपको स्पेंडिंग कम करनी चाहिए, दैट इज़ नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए अपनी स्किल्स को डेवलप करना, खुद को डेवलप करना, टीम प्लेयर बनना। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू लर्न। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा सेविंग का। तो कितना सेव करना चाहिए? अगर आप अपने बुढ़ापे को देखते हैं तो आइडली मिनिमम 10% तो सेव करना ही चाहिए। अगर आप 10% सेव करेंगे तो आपको फाइनेंशियली फ्री होने में लगभग 40 साल लग जाएंगे। और अगर आप 60 to 70% सेव करेंगे तो आप फाइनेंशियली फ्री जो है लगभग 10 साल में हो जाएंगे। मैं रफ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, ये सॉलिड रूल्स नहीं है, बट मोटे तौर पे कुछ ऐसा ही होगा। 40 के 35 या 45 भी हो सकते हैं, 10 के 7 या 12 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या लाइफस्टाइल है और क्या आप चाहते हैं। अब कोई बोलेगा 70% सेव करना, कैसी बातें कर रहा है? वैसे तो मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो 90% सेव करते हैं। मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो 110 खर्च करते हैं। मतलब ये कि अगर वो 100 रुपया कमाते हैं तो 110 रुपया वो खर्च करते हैं, क्योंकि उनका घर भी EMI पे है, उनकी गाड़ी भी EMI पे है, उनका हॉलीडे भी EMI पे है, उनके कपड़े भी कई बार क्रेडिट कार्ड पे EMI पे होते हैं। मतलब पर्सनल लोन तो मुझे ऐसा लगता है जैसे फाइनेंशियल सुसाइड होता है। एक साइकेट्री में सुसाइड होता है
जो साइकेट्रिक इमरजेंसी होती है, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है जब लोग पर्सनल लोन लेना शुरू कर देते हैं। और कई बार तो लोग डाउन पेमेंट के लिए भी पर्सनल लोन लेते हैं घर की, और हर कोई जस्टिफाई भी करता है उसको, बट वो फाइनेंशियल सुसाइड है। कितना ज़्यादा % आप इंटरेस्ट दे रहे हैं आपको कोई आइडिया ही नहीं है उस चीज़ का। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव। आपको मैं टिप दूँ एक छोटा सा, जैसे मिनी हैबिट्स होती हैं, टेड टॉक भी है इनके ऊपर, बुक भी है। तो बेसिकली क्या है, आपको ना स्टार्ट स्मॉल करना चाहिए। आप बोले मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, मैं तो कर्जे में हूँ, तो आपके पास 100 रुपये तो है ना। आप सिगरेट पीते होंगे या दारू पीते होंगे या कहीं बाहर खाना खाने जाते होंगे या मूवी देखते होंगे, कुछ तो काम करते होंगे जिसको आप 1 महीने में एक बार बंद कर सकते हैं। उससे चाहे 50 रुपये बने, 10 रुपये बने, 100 रुपये बने, वो इर्रेलेवेंट है। रेलेवेंट ये है कि आपने सेविंग की हैबिट को स्टार्ट कर दिया। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेव करना स्टार्ट करें, कितना भी स्टार्ट करें। महीने में 100 रुपये से स्टार्ट करें, 500 रुपये से स्टार्ट करें, 5000 से स्टार्ट करें। कोई रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाएं। अगर आपको शेयर मार्केट में सिप स्टार्ट नहीं करें, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, तो आप रिकरेंट डिपॉजिट अकाउंट अपने बैंक में खुलवाएं, पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं, कहीं भी खुलवाएं, बट पैसा नज़र नहीं आना चाहिए, वो चला जाना चाहिए आपके हाथ से। तो वैसा आप स्टार्ट करें और कोशिश करें कि आप 1% ऑफ अपनी इनकम पे पहुँचें। 1% ऑफ इनकम का मतलब हो गया कि जैसे कोई 1 लाख कमाता है तो 1000, कोई 10,000 कमाता है तो हो गया 1,000 रुपये, 1% तो। और अगर कोई 1000 भी कमाता है, 1000 तो 100 कितने 10 रुपये हो जाएंगे, 10 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इवन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 10 रुपीज़ ऑल्सो, 100 रुपीज़ ऑल्सो। और ये आपने अपने बच्चों को भी सिखाना है। एक्चुअली आपने 3 पिगी बॉक्स लेके देने हैं। मैंने अपने बच्चों को भी लेके दिए थे बचपन में, एक सेविंग के लिए, एक स्पेंडिंग के लिए, इमीडिएट स्पेंडिंग के लिए, और एक लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग के लिए कि जैसे आपको कोई ड्रेस लेनी है या कोई साइकिल लेनी है या इस तरह से, और एक है हर महीने जो आप खर्चा करते हैं। तो इस तरह से अगर आप 3 बॉक्सेस भी बना लेंगे रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, तब भी आपका काफ़ी काम चल जाएगा। वैसे तो बॉक्सेस 6-7 भी बन सकते हैं। एक सेविंग के लिए बेसिकली, एक मंथली जो एक्सपेंडिचर होता है आपका, और एक जो बाद में एक्सपेंडिचर होते हैं। ये जो सेविंग वाला अकाउंट है, इसको मैं वो उम्मीद कर रहा हूँ कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि मैं बात कर रहा हूँ कि सेविंग वाले से हम EMI भी देंगे घर की। नहीं भाई, ये आपके बुढ़ापे के लिए, ये इसलिए है, जैसे मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, तो आपने एक तीसरा बच्चा पाल लिया है ना। तीसरा बच्चा मतलब आपने अब कोई बच्चा पैदा करोगे तीसरा, तो उसको सड़क पे थोड़ी फेंक दोगे, उसको भी उतना ही खर्चा करोगे जितना बाकी 2 पे कर रहे होगे। जब आपका चुन्नू मुन्नू ज़मीन पे लेट जाता है तो कई बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं जिसको खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो तीसरा बच्चा है आपका सेविंग अकाउंट, तो उस बच्चे से आप पैसे तो नहीं लोगे ना, आपने जो बच्चे को पैसे दे दिए कि उसकी चड्डी उतरवा लोगे या उसकी शर्ट ले लोगे, नहीं करोगे ऐसा। तो उसी तरह जब सेविंग अकाउंट आपने खोल दिया है जो आपके बुढ़ापे के लिए है, क्योंकि चक्कर में बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि आपके 2 बच्चे आपको पाले ना पालेंगे, तीसरा बच्चा आपको ज़रूर पाल लेगा, और बाकी 2 बच्चे भी आपको पूछेंगे क्योंकि तीसरा बच्चा आपके पास है। दैट इज़ योर सेविंग अकाउंट। तो 10% से आपको स्टार्ट करना चाहिए, सबको स्टार्ट करना चाहिए। तो कोशिश ये होनी चाहिए, आपने स्टार्ट किया 100 रुपये से, बाद में वो बन जाए 1%, बाद में वो बन जाए 2%, और अगर आप बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं तो विद इन 1 ईयर आप ऐसा कर पाएंगे कि अगले महीने 2%, अगले महीने 3%, 4%, 5%, 6%, 7% और अल्टीमेटली 10%। नहीं होता कोई बात नहीं, क्वार्टरली 1%, 1 साल में 4% पे पहुँचेंगे, 2.5 साल में हम 10% पे पहुँच जाएंगे, पर 10% पे तो हम पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो 100 में से रिसर्च के हिसाब से, जो अंग्रेज़ों की रिसर्च है, 95% लोग जो हैं वो गरीब ही रह जाते हैं। वो किसी ना किसी तरह से कुछ मर जाते हैं, कुछ डिपेंडेंट होते हैं फैमिली पे, कुछ जॉब कर रहे होते हैं, और उन 4 में से भी 1 जो होते हैं वो सो कॉल्ड फाइनेंशियली वेल्दी होते हैं, और 4 लोग रिच टाइप कैटेगरी में आते हैं कि हाँ वो खूब है पैसा उनका पास, काम उनका चल रहा है। बाकी जो है वो अपने बच्चों की तरफ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि बचपन में हमने इन्वेस्ट किया था, अब इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आ रहा है कि नहीं। और बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो पाएगा कहना थोड़ा मुश्किल होता है। 1 बच्चे निकम्मे निकले तो प्रॉब्लम, 2 बच्चे अच्छे निकले बट वो दूर चले गए तो प्रॉब्लम, बच्चे अच्छे निकले बट उसके हस्बैंड या वाइफ अच्छा नहीं निकले और वो आपको नहीं पहुंचने दे रहे वो माया जो आप तक आनी चाहिए थी, जिसके आप हकदार हैं, तो भी आप फंस गए। उसके बाद ये है कि अब आपको वो देंगे भी तो दाल रोटी खिला देंगे, ऐसे तो है नहीं ऐश करा देंगे, ऐश खुद तो ऐश कर लेंगे, हम ही कितनी ऐश करा देते हैं अपने माँ बाप को, दूसरों को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जो वीडियो सुन रहे हैं आप खुद ही देखो, आपने पिछले महीने अपने बाप को कितनी ऐश कराई, माँ को कितनी ऐश कराई, जितनी आपने कराई उतनी उम्मीद करो, तो फिर आपको ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ जाएगा कि नहीं कराई मेजॉरिटी ने। तो उसके बाद है कि हाँ दाल रोटी खिला दी, खाना खिला दिया, कभी कभार महीने में 1 तीरथ करा दिया या कहीं घुमाने ले गए, बस दैट्स इट। उसके बाद की जो ज़रूरतें हैं उसका क्या हुआ। तो जब आपने 30-40 साल 50 साल पैसा कमाया है अपनी ज़िंदगी में,
तो आपको किसी से भीख मांगनी पड़े, सुनने में वर्ड अच्छा नहीं लगता बट यही रियलिटी है, भीख मांगनी पड़े तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं किया। यहाँ पे मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, पीपल आर नॉट रिच हु अर्न लॉट ऑफ मनी, पीपल आर रिच हु मैनेज देयर मनी वेरी वेल। इसका मतलब वो लोग अमीर नहीं होते जो बहुत पैसा कमा लेते हैं, वो लोग अमीर होते हैं जो पैसे को अच्छे से मैनेज करते हैं। मेरे तो अपने क्लिनिक में आकाश करके हमारे ऑपरेशनल हेड लड़का है, वो 17 साल के थे जब वो आए थे, तो राइट नाउ इज़ 25 और उसके पास लाखों में पैसे हैं अपने बैंक में और उसकी इनकम जो है वो थाउजेंड्स में है और वो भी ज़्यादा थाउजेंड्स में नहीं है, पर जस्ट बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन एंड हैबिट। अब कई लोग बोलेंगे वो तो जवान है, उसकी तो शादी नहीं हुई होगी इसलिए इतना पैसा जोड़ लिया होगा, हम तो शादीशुदा हैं, हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है, हमारी बड़ी जिम्मेवारियाँ। भाई जब जवान होते हैं तो लोग जवानी में बाइक के लेते हैं। मैं 1-2 बंदे और भी थे जिनको मैंने ऐसा एडवाइस दिया था, उसमें से मैंने एक का म्यूचुअल फंड खुलवाया, जब मार्केट ऊपर गई उसने वो तोड़वाई और अपनी इनफील्ड ले ली। अब इनफील्ड तो ले ली उसने, अपना बुढ़ापा भी इनफील्ड के साथ ही बेच दिया। इनफील्ड तो पुरानी हो जाएगी 5-7 साल में, तो उसके बाद क्या होगा। अब बुलेट में मर्दों वाली, मेरे को याद है जब हम छोटे होते थे तो हरियाणा में ऐड लगी होती थी इनफील्ड की कि मर्द खिलौने से नहीं खेलते। बात तो सही है, खिलौने से तो नहीं खेलते मर्द, इनफील्ड से खेलते हैं। तो वो टैगलाइन ही कुछ ऐसी होती है कि यू फील, मतलब एक्सटेंशन ऑफ ईगो बन जाती है आपकी। तो एनीवे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको सेव करना आना चाहिए। मिनिमम 10%, सैलरीड आदमी है तो 20% से ऊपर थोड़ा मुश्किल हो जाता है यूजुअली अगर आप नॉर्मल मिडिल क्लास में रहते हैं। बट धीरे धीरे अगर जब आपका स्टैंडर्ड ऊपर जाता जाता है तो एक अजीब सा प्रेशर आने लगता है। लोगों को लगता है कि जब ज़्यादा पैसा आएगा तो प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि जब पार्किंसन लॉ होता है, पार्किंसन लॉ क्या है, जितना आपकी इनकम बढ़ती जाती है खर्चा भी उतना बढ़ता जाता है। जैसे मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि ये जो मेरी शर्ट है ये 4-5 साल पुरानी, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, 4 साल पुरानी है 5, और मैंने ये बताया था कि इसका बटन बंद नहीं होता, ये वाला टिच बटन जो है ये बंद नहीं होता, बट मुझे अच्छी लगती है देखने में, लोग कॉम्प्लीमेंट भी अच्छा देते हैं इसलिए मैं इसको पहन लेता हूँ। तो आपको कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि इससे ज़्यादा खर्चा मैं नहीं करूँगा। और इससे ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है जब आपके पास पैसा होता है और आप खर्च नहीं कर रहे, तो आपके दोस्त भी आपको बोल रहे होते हैं कमाने का फ़ायदा क्या जब खर्च ही नहीं करना, आपके बच्चे बोल रहे होते हैं कमाने का फ़ायदा क्या, कब खर्च करोगे, कब ज़िंदगी जियोगे। आपकी अपनी पार्टनर जो है वो हस्बैंड या वाइफ, जैसे वाइफ कमाती है ज़्यादा या हस्बैंड कमाता है, तो आपका पार्टनर ही आपको धुआं दे रहा होगा, ये गाड़ी क्यों नहीं ले रहे, आपकी बहन ने ये ले लिया, आपके भाई ने वो ले लिया। एक बार तो मेरे साथ ही ऐसा हुआ था कि मेरी रियल सिस्टर ने कार ली बड़ी वाली, तो मैं घर आया, मेरी वाइफ ने बोला तुमने क्या सोचा, मुझे समझ नहीं आया पहले तो किस बारे में बात हो रही है। जब तक मुझे समझ आया तो मेरी हंसी छूट गई। मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैं बुक्स में पढ़ता था कि हम कंपैरिजन करते हैं अपने रिश्तेदारों से एंड ऑल दैट स्टफ, तो मुझे ये समझ आया कि ओ शिट, इसका मतलब ये है कि अब हम गरीब हो चुके हैं, अब हमें अमीर होने के लिए बड़ी गाड़ी खरीदनी पड़ेगी जो मैंने नहीं खरीदी थी। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब ये ट्रिगर्स आएंगे ना वो इतने इमोशनल होंगे, क्योंकि लोग बोलते तो हैं मनी को सेव करना, मनी को सेव करना तो सिंपल मैथ्स है, 10% इधर, 20% उधर, 30% इधर, छा गए ज़िंदगी में, हो गए फ्री। बट इतना आसान नहीं है, जब इमोशंस का तड़का इसमें लगता है तो बड़े बड़े घूम जाते हैं। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे बड़ा आइकॉनिक मोमेंट है जो मुझे, मतलब अभी भी बोलते हुए भी हंसी छूट रही है मेरी कि वो जो मेरे को समझ आया था। और काफ़ी चांसेस है मुझे चप्पल पड़े, मेरी वाइफ ऐसे मेरी वीडियोज़ नहीं देखती है तो इसलिए ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। तो उसके बाद है इन्वेस्ट करना, ये सिखाया मुझे वरुण जी ने। इन्वेस्ट आप घर प्रॉपर्टीज़ में भी कर सकते हैं, शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं। पर्सनली मैं किसमें इन्वेस्ट करता हूँ या मैं अपने दोस्तों को जो एडवाइस देता हूँ वो तो मैं करता हूँ जो वरुण मल्होत्रा जी हमें एडवाइस देते हैं, उनकी वीडियोस के लिंक भी हम लगा देंगे। वो होता है इंडेक्स फंड में डायरेक्ट, मतलब आपने खुद इन्वेस्ट किया किसी ब्रोकर के थ्रू नहीं, तो आपका 1-2% बच जाता है, जो 1% के आसपास बच जाता है। इंडेक्स फंड है तो आपका 20-30 पैसे बचता है, और अगर आपने रेगुलर म्यूचुअल फंड लिया हुआ है तो उसमें तो 1% से ज़्यादा भी बच सकता है कई बार। और ज़्यादातर जो होता है ना, जैसे वॉरेन बफेट जी का एक कोट है, नेवर आस्क ए बार्बर वेदर यू नीड ए हेयर कट और नॉट, कि आप अपने बार्बर से कभी ना पूछें कि उसने आपको बाल कटवाने हो तो हमेशा ही बाल काटेगा आपके, ताकि वो पैसे कमा सके। उसी तरह अगर आप ब्रोकर से पूछेंगे तो हमेशा बोलेगा सेल कर दो, रख लो, ये कर लो, वो कर लो। और अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। आप छोड़ो ना, आप सिर्फ बैंक में रखो उतना भी बहुत है। आप 7% तो ले रहे हो, बट उसमें बस लोचा ये आता है कि ना महंगाई जो है वो समय के साथ बढ़ती रहती है, 5% रहेगी, 7% बढ़ेगी, 9% बढ़ेगी, इन्फ्लेशन रेट जो वर्ड हमने सुना होगा। तो एक इंटरेस्टिंग सी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा महंगाई से थोड़ा कम होता है, और जो शेयर मार्केट आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न देती है वो हमेशा महंगाई से ज़्यादा होती है। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जो बैंक वाले हैं वो रिस्क, आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे हो, आप उसको उतना इंटरेस्ट तो दे ही रहे हैं जितना उन्होंने कमिट कर दिया, चाहे मार्केट्स ऊपर जाएँ नीचे जाएँ, प्रॉपर्टी के रेट बढ़े या घटें। तो जब आप रिस्क नहीं ले रहे तो उसकी कीमत आपको ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। जब आप मार्केट में पैसा लगा रहे हो, अगर एक कंपनी बैंक से लोन लेती है
उसके बाद वो बिज़नेस करती है और वो बिज़नेस करके फ्लॉप ही हो जाती है और उसको पक्का पता है कि वो महंगाई से को भी बीट नहीं कर पाएगी, तो उसको काम करने का फ़ायदा क्या है? इससे अच्छा वो बैंक में पैसा रखे और घर बैठे। तो इसलिए ये कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि जो मार्केट है 10-15 साल में महंगाई को मात ना दे पाए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आप ट्राई करके देख लेना। इस वीडियो में हम इतना डिटेल में नहीं जा सकते। मेन मुद्दा ये है कि बैंक, कई बार आपने सुना होगा कि सर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, बढ़ा दिया, घटा दिया। ज़्यादातर जो है आने वाले टाइम में हो सकता है, जैसे यूएस में शायद मेरी अगर नॉलेज अभी ठीक है करंट वीडियो पे, तो 1% का रिटर्न मिलता है सिर्फ सेविंग्स में। आने वाले टाइम में इंडिया में भी कुछ ऐसे होगा जब हमारी इकोनॉमी ग्रो हो जाएगी। इतनी मुझे नॉलेज से समझ आया है, चीज़ों से समझ आया, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में शेयर मार्केट जैसे पहले 15% देती थी, तो आने वाले टाइम में 7-8% भी दे। बट उस टाइम बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 1-2% होंगे और महंगाई भी 3-4% होगी, या मतलब ठीक है अब इतना ही बहुत है। मोटे मोटे तौर पे अब घर जो है वो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट माना जाता है। बट ये है कि घर में प्रॉब्लम क्या है कि वो एक ही प्रॉपर्टी है, फिर उसको मैनेजमेंट कॉस्ट है, फिर वो वाइट कलर ब्लू कलर का फंडा है। क्या आप में पंगे लेने की हिम्मत है? क्या आपको लीगल नॉलेज है? क्या आपने सही प्रॉपर्टी ली है? अभी रिसेंटली मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट आया था, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पूंजी लगा के 25 लाख की प्रॉपर्टी ली और उनको पता ही नहीं था कि उस पर 25 लाख का लोन भी है। मतलब 25 लाख तो उन्होंने दे दिया, 25 लाख और भी देने हैं। और मुझे अभी भी याद है, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसके फादर को उनके अच्छे दोस्त ने ही फंसा दिया था एक प्रॉपर्टी में चंडीगढ़ में। और तो इस तरह के कांड कई बार होते हैं, क्योंकि जब आप पहली बार ले लेते हैं, ये इसी तरह होता है जैसे आप लड़की को पहली बार देख रहे हैं, आपको नहीं पता शादी के बाद क्या होने वाला है। अब आपको ये सब तो पता होता है कि शादी के बाद क्या क्या होता है, बाकियों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। प्रॉपर्टी के साथ भी कुछ ऐसे ही होता है। शेयर मार्केट में थोड़ी सी लेवरेज रहती है कि आपने अगर इंडेक्स फंड में पैसा लगाया हुआ है तो आपने टॉप बेस्ट 50 कंपनीज़ में लगा रखा है, या आजकल तो नेक्स्ट 500 वाले फंड्स भी आ गए, नेक्स्ट 50, 500 इस तरह के फंड्स भी हैं, तो वो थोड़ा इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है। बट एक प्रॉब्लम रहती है आम आदमी के ना, जब उसको पैसा दिखता रहता है ना तो उसका दिमाग ख़राब रहता है। बेसिकली ये कहावत होती है कि अगर आपको अपना अकाउंट नंबर याद ना रहे, आपको ये ना पता हो कि मार्केट कहाँ जा रही है, तो आपके अमीर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक रिसर्च वरुण मल्होत्रा जी ने अपने लेक्चर में शेयर की थी कि जब पोर्टफोलियो स्टडी किए गए, पोर्टफोलियो मतलब आपने कौन से शेयर खरीदे हुए हैं, कितना इंडेक्स फंड में है, कौन सा ETF लिया हुआ है, कौन से म्यूचुअल फंड में है, तो सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो वो बड़े थे जिनकी लोगों की मौत हो चुकी थी। इसका मतलब जिन्होंने मार्केट में कुछ नहीं किया था उनके पैसे ज़्यादा बढ़ गए थे। तो प्रॉब्लम क्या होती है, हमें छेड़ाखानी करने की आदत होती है। जैसे मैंने अपने फादर का एग्जांपल दिया था कि अब घर पता है इतने का हो गया, अब हम निकल के थोड़ी जाएंगे उसमें से, उसी में रह रहे हैं, उसी में रहेंगे अगले 10 साल, जब छोड़ेंगे तब देखेंगे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप बेचने जाते हो तो उसका 20% तो वैसे ही कट जाता है। आप 10% इसमें कटवाते हो, जितना नज़र आ रहा होता है उससे 10% कम मिलता है, और जो अगला घर खरीदते हो उसमें भी 10% आपको ज़्यादा देना पड़ता है। तो 20% का बटर तो आपका वैसे ही उड़ जाता है जिसका पता भी नहीं लगता। तो वो कंपनी के CTC और रियल मनी जो आपके हाथ को टच करती है उसका जो गैप है, तो इस साइकोलॉजी को समझना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्ट करने के बाद जो लास्ट पॉइंट जो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने का मतलब है अपने खर्चों को ना बढ़ाना। जैसे गौरव हैं चाहे मैं हूँ, हम मिडिल क्लास में ही हैं, हम कोई बहुत अमीर नहीं है, ना ही हमारी कभी कोई फ़ोटो छपने वाली है किसी वेल्थ मैगजीन में, और ना ही हमारे को कोई अवार्ड मिलने वाला है उस पर, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। बट जितने हैं उतने सफिशेंट है। गौरव की सेविंग रेट भी काफ़ी अच्छा है, मेरा सेविंग रेट भी 50% से ऊपर है। तो क्योंकि मैंने अपने 7 साल से अपना लाइफस्टाइल बढ़ाया ही नहीं, तो जितने जो कपड़े पहले पहनता था वही मैं अब पहनता हूँ, जो गाड़ियाँ मैं 10 साल पहले चलाता था वही गाड़ी मेरे पास अभी भी है। तो मुझे लगता ही नहीं उसको बदलने की ज़रूरत है या कुछ करने की ज़रूरत है, बढ़िया चलती है। बट ये हाँ, कई बार अपनी वाइफ से डांट सुननी पड़ती है कि उन्होंने वो खरीद ली, उन्होंने वो खरीद ली, तुमने क्या किया लाइफ में। अब अगर आप इसको हैंडल कर सकते हैं तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। आप हैंडल नहीं कर सकते तो फिर आप अमीर भी होते जाएंगे और खर्चा भी करते जाएंगे। और एक और टर्मिनोलॉजी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तो मेरी खैर सेल्फ क्रिएटेड है, अमीर गरीब। मैंने ना कई अपने फ्रेंड्स में देखा है, अपने रिलेटिव्स में देखा है कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी ली, फिर उन्होंने दूसरी प्रॉपर्टी ले ली, फिर उन्होंने तीसरी प्रॉपर्टी ले ली। क्यों ले ली तीसरी प्रॉपर्टी? क्योंकि ना सस्ती मिल रही थी। अब सस्ती मिल रही है तो आप क्या कुछ भी खरीद लोगे क्या? अब सस्ती मिल रही है तो आप मेंस वेयर खरीदने गए, आप वुमेन वाली चड्डी भी खरीद लोगे क्या साथ में? तो आपको कुछ तो कहीं तो अपनी लिमिट करनी पड़ेगी ना कि ठीक है जी 1 करोड़ का माल मिल रहा है, कल को ये 1.25 करोड़ हो जाएगा, क्या पता वो 75 का हो जाए। यू नेवर नो, इट रियली हैपन्स। इट हैपन विद मी ऑल्सो। मैंने जो क्लिनिक 7-8 साल पहले खरीदा था, एक आज तक नहीं बढ़ा। वो बात लगे कि वहाँ पे चाइल्ड सेक्रेटरी का काम होता तो ठीक चल रहा है जो चल रहा है। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कई लोग जब लोग रिच होते हैं तो वो और इन्वेस्ट में कई बार इतना इन्वेस्ट कर देते हैं, इतना पैसा ब्लॉक कर देते हैं कि वो इन्जॉय ही नहीं कर पाते।
वो बैंक की EMI देते रहते हैं और उनके जाने के बाद बच्चे उड़ाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो ऊपर वाले जानते हैं। इवन हमारे फादर जो हैं उन्होंने खूब पैसा कमाया, बट ऐश कौन कर रहे हैं, मैं और मेरी बहन। तो मेरे फादर ने, अभी फादर लिविंग है हमारे, बट वो उनको मोक्ष प्राप्त है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है ख़ास पैसों की, वो तो अपने 15-20 हज़ार में भी पूरी ज़िंदगी मस्त काट सकते हैं। तो वो भी मिनिमलिस्ट है। उतना मिनिमलिस्ट तो नहीं हूँ मैं, बट हाँ, बट गौरव मेरे से ज़्यादा मिनिमलिस्ट है, बट मैं भी मिनिमलिस्ट हूँ। मैंने भी अपने खर्चे नहीं बढ़ाए। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले खर्चों को घटाना है, अर्निंग को बढ़ाना है, फिर उसे सेव कहाँ करना है ये हमें पता होना चाहिए, फिर हमें इन्वेस्ट करना है और सिंप्लीफाई करना है। अगेन वही पॉइंट जो है लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपने खर्चों को कम रखना है। ओवर टू गौरव। डॉक्टर राजीव, थैंक यू, आपने बड़े अच्छे से बताया। मेरे को भी याद ही आ रहा था कि जो पहला पॉइंट आपने शेयर किया था, खर्चे जो स्पेंडिंग करते हैं हम लोग, और हम लोग तो बुक्स रीडिंग हॉलीडे पे आज यहाँ पे जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो लोग तो शॉपिंग हॉलीडेज़ पे जाते हैं। दुबई में तो शॉपिंग फेस्टिवल लगता है। मतलब लोगों को एक्चुअली, जब पहले मुझे नहीं पता था, मैं एक्चुअली शुरू से ऐसा हूँ, लेकिन मैंने देखा है शुरू से कैसे हो ये बता दो। शुरू से ही मेरे को स्पेंडिंग करने में मज़ा नहीं आता। मतलब मेरे को कोई खुशी नहीं मिलती पैसे खर्च करके, और जो मुझे चीज़ चाहिए होती है मुझे उतनी ही चाहिए होती है, मुझसे ज़्यादा लेता भी नहीं। मतलब मुझे कोई पैसा खर्च करके कोई मज़ा नहीं आता। लेकिन मैंने अपने दोस्तों को देखा है, रिश्तेदारों को देखा है कि उनको पैसा खर्च करने के बाद खुशी मिलती है। स्पेशली फीमेल्स के अंदर देखा होगा, मैंने तो बहुत देखा कि वो ऑनलाइन बैठे हुए सारा टाइम देर रात तक ऑनलाइन में ऐप्स पे देखे जा रहे हैं कौन से पे कितना डिस्काउंट आया है, कौन सी अभी फटाफट सेल लगने, बिग बिलियन सेल, वो दिवाली बोनांजा सेल, चाहे वो अमेज़ॉन पे आ रही है या फ्लिपकार्ट्स या और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आ रही है। मॉल्स में घूम रहे हैं, कहाँ पे सेल लग गई, ट्रैवल करके जा रहे हैं 10-10, 20-20 किलोमीटर की बॉर्डर के ऊपर वो फैक्ट्री आउटलेट है, वहाँ से लेकर आएंगे कपड़े, और वो स्पेंडिंग में ही अपनी खुशी ढूंढते रहते हैं। तो ये साइकोलॉजी ऑफ मनी जो आप समझा रहे थे कि लोगों को पैसे कमा के या पैसे रख के खुशी नहीं मिलती, पैसा खर्च करके खुशी ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए वो सारा पैसा ही खर्च कर देते हैं। वो अमीर ही इसलिए होना चाहते हैं कि वो गरीब होना चाहते हैं एक्चुअली, क्योंकि उस पैसे को खर्च करके वो खुशी ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन खुशी एक्चुअली वहाँ पे है ही नहीं। जो हमारे ये इस चैनल पर यूट्यूब की हम सीरीज़ जो बना रहे हैं, उसमें एक्चुअली हम यही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें किस चीज़ की कहाँ पे ज़रूरत है, वो बैलेंस कहाँ पे है। तो वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन उसका जो बैलेंस है, जो संतुलन बनाए रखना है आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियों को, वो एक लिमिटेड है, और वो आता है जब आप स्पेंडिंग तो करें लेकिन सोच समझ के करें, जैसे डॉक्टर राजीव ने बताया। दूसरा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया, अर्निंग। तो अर्निंग पे तो सभी लोग फोकस करते हैं कि मेरा बिजनेस यहाँ से बढ़ जाए, या अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ कल और ज़्यादा की सैलरी की लग जाए, मेरा CTC, लेकिन नहीं सोचते कि CTC के बाद टैक्स डिडक्शन होने के बाद सैलरी आती कितनी। हमेशा बोलते रहेंगे मेरा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख इतने का मेरा कॉस्ट टू कंपनी है या मेरा पैकेज है, लेकिन जब वो 30% डिडक्शन लग जाती है उसके बाद, तो वो 15 लाख वाला पैकेज 10 ही लाख रह जाता है आपका। तो दे डोंट नो कि हाउ टू अर्न एक्चुअली वो अर्निंग कितनी है। एंड थर्ड, अर्निंग यहीं पे लिमिटेड नहीं रहती जब आप उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, अगर आप उसको ठीक जगहों पर, बड़ा सिंप्लीफाई आपने बताया, और मैं भी एक्चुअली सर की ही को फॉलो करता हूँ कि निफ्टी डायरेक्ट ग्रोथ फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उससे बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है लाइफ। और भी चीज़ें हैं लाइफ के अंदर करने के लिए, हम ये नहीं कहते कि आप रियल एस्टेट में ना करें, गोल्ड में ना करें, ETF में ना करें, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो मेरे को सिंप्लीफाई लगा, सर ने मेरे को शेयर किया, इस बिल्कुल एकदम कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत होती है। हम सिर्फ चलती है हमारी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मंथली उसके अंदर पैसे जाते रहते हैं, और हमारा तीसरा बच्चा बड़ा हो रहा है, और ये तो बिल्कुल एकदम अच्छा बच्चा बनेगा, मतलब जो मेरे को पालेगा बुढ़ापे के अंदर, और मैं ऐसी ज़िंदगी मज़े वाली जीते रहेंगे हम लोग। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पैसा इन्वेस्ट का कर रहे हैं। एंड फोर्थ पॉइंट जो आप शेयर करा आपने, वो था कि मिनिमलिस्टिक लाइफ या सिंप्लीफाइड लाइफ। सिंप्लीफाइड लाइफ या मिनिमलिस्टिक लाइफ होती है कि जो है वो बहुत है। मतलब आज मेरे को जो गाड़ी की, कार की यूटिलिटी होती है, अगर मैं उसकी जगह, मेरे पास तो देखो गौरव तो हमेशा सेकंड हैंड गाड़ियाँ लेते हैं ना। हाँ, मैं हमेशा सेकंड हैंड कार्स लेता हूँ, क्योंकि डॉक्टर राजीव ने मुझे शेयर किया था कि क्योंकि ये एक लायबिलिटी होती है, ये ऐसा एसेट तो है ही नहीं। एसेट मतलब होता है कि जिसकी कॉस्ट या फिर जिसकी पैसा जो आपका बढ़ा दे समय के साथ। लायबिलिटी वो होती है जिसको आप खरीदोगे और उसको या तो आप मेंटेनेंस कॉस्ट दे रहे होगे, या उसकी हर समय कीमत घटती जाती है साल दर साल, दिन बर दिन। हमने तो एक बहुत अच्छे सर ने रिसर्च करके मुझे दिया था कि अगर गाड़ी 3 साल पुरानी लो,
तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको 3 से 5 साल का ऐसा था कुछ फंडा? 1.5-2 साल में सबसे ज़्यादा डेप्रिसिएशन होता है गाड़ी का। ओके, तो 1.5 से 2 साल, तो मैंने एग्जैक्टली 2 साल पुरानी गाड़ी 1.5 साल पुरानी गाड़ी ली थी अभी, और मुझे बहुत अच्छी गाड़ी मिली और मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ उसी को। मेरे को तो दिल नहीं करता कि मेरे पास, मतलब आप लोगों का दिल कर सकता है कि मर्सिडीज़ या BMW चलाना चाहते हैं चलाएं, लेकिन मेरी जितनी यूटिलिटी है गाड़ी को लेकर, सिटी में अपने ऑफिस जाना होता है और कभी कभार बच्चों को बाहर रेस्टोरेंट जाना होता है, तो मेरे तो बहुत मज़ा आता है मुझे। और उस पैसे से बचे हुए पैसा जो होता है उसको मैं इन्वेस्ट करता हूँ और बाद में वही मेरे को और भी मज़े दिलाएगा। तो दैट इज़ फ्रॉम माई साइड। सर, आपने एक पॉइंट मैंने और शुरू में कहा था कि जब हम इस वीडियो को बना रहे थे, वो था लोग कहते हैं, मैंने बहुत दोस्तों को सुना है कि यार मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया हूँ, मेरे पास कोई लायबिलिटी नहीं है, मेरी ना अब कोई मेरे लोन्स नहीं चल रहे। तो क्या फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है और क्या वो यहीं पे लिमिट होती है क्या? प्लीज़ बताएं उस बारे में। तो गौरव ने जैसे कि बात की थी फाइनेंशियल फ्रीडम की, एक्चुअली ये फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है? क्या गौरव और मेरे पास है? तो इसका आंसर है हाँ, गौरव के पास भी है, मेरे पास भी है। इसका मतलब ये है कि अगर आज आप काम बंद कर दें तो क्या आपके जो महीने के मिनिमम खर्चे हैं वो आप ज़िंदगी भर चला सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, चला सकते हैं। हमने इतना इन्वेस्ट कर लिया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और हमने खर्चे इतने कम कर लिए हैं कि उनको मैनेज किया जा सकता है। तो काफ़ी लोगों को ये गलतफहमी या खुशफहमी होती है कि अगर उन पर कोई लोन नहीं है तो वो फाइनेंशियली फ्री हैं। दैट इज़ नॉट ट्रू। वो पहले तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में शेयर किया था कि अगर आप 10% सेव करते हैं तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम लगभग 40 साल में मिलेगी, जो 35 या 45 भी हो सकता है। और अगर आप 60 to 70% सेव करते हैं, जो बहुत कम लोग मिलते हैं आपको जो इस रेंज में पहुंच पाते हैं, तो तब आपको जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो 7 साल से लेकर 12 साल में मिल जाती है। बट ये है कि आपको अपना लाइफस्टाइल, मुझे इतना पसंद नहीं आता, थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। मेरे डैड तो कर पाएंगे, मैं तो नहीं कर पाऊँगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मुझे 30-40% का नंबर बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। 30-40% अगर आप सेव करते हैं तो 15 से लेकर 25 साल में आराम से फ्री हो जाएंगे। तो एक 25 साल का बंदा जो है वो 40-45 साल में उम्र में इतना फ्री हो चुका होगा कि वो अपनी जॉब इसलिए कर रहा होगा कि उसको पसंद होगी या वो किसी और काम को कर सकता है। हाँ, शर्त ये ज़रूर है कि आप खर्चा बढ़ाएंगे। उसमें भी कुछ इक्वेशंस होती हैं कि जैसे आपने मार्केट में पैसा लगाया है तो आप लगभग 4% के आसपास निकाल सकते हैं। कोई रिसर्च 5 कहती है, कोई 3% भी कहती है। तो मतलब किसी के पास अब कॉर्पस बिल्डअप होगा जो 10 लाख होगा या 1 करोड़ होगा तो वो साल का 4 लाख निकाल सकते हैं। 4 लाख का अगर हम हिसाब लगाएंगे तो मुश्किल से 30-35 हज़ार पर मंथ पड़ेगा। अब इसके लिए फिर डिसिप्लिन बड़ा भयंकर चाहिए कि किसी के पास है तो 1 करोड़, वो मंथली खर्चा 35 हज़ार कर रहा है। अब ऐसे लोग बहुत कम देखे होंगे और बहुत रेयर होंगे ऐसे लोग। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस मैथ्स। तो मतलब बहुत बड़ा मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, कौन सी इकॉनमी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, मेरे को तो पता ही नहीं है, ना मैं पता करना चाहता हूँ। हाँ, डेफिनेटली वरुण मल्होत्रा सर के साथ हर साल काउंसलिंग सेशन लेकर वहाँ बहुत सारी बुक्स पढ़कर समझ तो बहुत कुछ आ गया है, बट ये समझ आया कि ये नहीं करना, मतलब जैसे लाइफ में ना करना ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाँ करने से। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू से टू मैनी थिंग्स इन लाइफ एंड टू से येस टू फ्यू थिंग्स इन लाइफ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन से काम नहीं करने हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फाइनेंशियली फ्री आप प्रैक्टिकली तभी हो पाएंगे, जो मैंने आपको बताया सिंपल। अगर आप 10% सेव कर रहे हैं तो आप 40 साल ही लगेंगे। आपने अब कमाना 20 साल में शुरू किया था या 25 साल में या 18 साल पे, आप पे डिपेंड करता है कौन सी डिग्री आप कर रहे हैं। प्रोफेशनल बंदे तो लेट हो जाते हैं, जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मैंने ढंग से कमाना तो 30-32 के बाद शुरू किया, तो मुझे तो मुश्किल से 15 साल में ढंग से कमाते हुए। तो अब कई बार हो सकता है किसी ने जल्दी स्टार्ट कर दिया तो 18 ईयर्स भी हो सकता है, बट आपको लगभग 40 साल मान के चलना पड़ेगा। और अगर आप 20-30% सेव करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपने 20 साल में कमाना स्टार्ट किया तो आप 50 में तो कम से कम बिल्कुल फ्री होंगे। आप अपने घर के बच्चों की, फैमिली मेम्बर्स की भी लाइबिलिटीज़ को पूरा कर पाएंगे और उसके बाद इन्वेस्ट भी कर पाएंगे और आप काफ़ी हद तक एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। और इन चक्रों में नहीं पड़ेंगे कि एक प्रॉपर्टी ले ली है तो दूसरी खरीदनी है, फिर तीसरी खरीदनी है, गाड़ी को हर 5 साल के बाद चेंज ही करना है, महंगे हॉलीडेज़ पे ही जाना है। हमारा है तो ये रीडिंग हॉलीडे, बट पर पर्सन कॉस्ट मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार के आसपास आएगी। और हमारा 3 दिन का हॉलीडे है और अच्छा हॉलीडे है, इस कमरे में बैठे हैं हम, बढ़िया होटल है। तो बट ये है कि इंडिविजुअल आए हैं, ये इसी हॉलीडे पे हम फैमिली पे आते तो सारा खर्चा एक ही बंदे पे आ जाता, फिर इतना सस्ता नहीं रहता 3 दिन के हिसाब से खाना पीना रहना। तो बहुत पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं है। मेरा जो बेस्ट हॉलीडे था
वो आज से 7-8 साल पहले था जब मैंने पहली बार काम के अलावा मोटापे में वहाँ इंजॉय करना शुरू किया। मैं उसकी फ़ोटो पे डाल दूँगा। वो 4 दिन के हॉलीडे में 5,000 रुपये खर्च हुए थे, इफ़ यू कैन बिलीव। उसमें हम एक कमरे में रुके थे, सब लड़के लोग ही थे। ट्रैकिंग हॉलीडे था हमारा उत्तराखंड में, तो उसमें उक्की मठ गए थे, वहाँ से हमने ट्रैक किया था। चंद्रशिला, मतलब चंद्रशिला, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली नाम, कोई लेक थी, उस लेक तक गए थे। उसके बाद हमने बर्फ़ में भी ट्रैकिंग की थी। तो पिक्स से आप देख पाएंगे कि कितना मस्त हॉलीडे था वो। और मेरा पहली बार कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। मुझे पहले नहीं तो खुद लगता था कि बहुत सारी इन्जॉयमेंट मतलब बहुत सारा पैसा खर्च होता है तब वो मिलती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप वो करो ना जो आपका मन करता है। जैसे मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे ये फ़ोटोग्राफ्स डाली थी रीडिंग हॉलीडे की, तो इतने पर्सनल मैसेजेस मुझे कभी नहीं आए। तो आप पहले भी आते हैं यूट्यूब की वजह से कि हम कोई लाइव करने वाले हैं कि आज हम सुसाइड की बात करेंगे, या हम डिप्रेशन की बात करेंगे, या हम ADHD की बात करेंगे, या एंग्जाइटी की बात करेंगे। बट इस पे हॉलीडे पे मतलब पीपल वर सो इम्प्रेस्ड कि रीडिंग हॉलीडे, अब ये भी कोई कॉन्सेप्ट होता तो है। उसी तरह हमने रनिंग हॉलीडे भी कर रखा है, वो भी लैंज़ारोटे में किया था मैंने अपने कज़न के साथ। दैट वाज इन आइलैंड अंडर स्पेन नियर अफ्रीका। तो वहाँ पे मेरे को और मेरे कज़न को स्पेशली टॉवल दिए थे उन्होंने, क्लब ला सेंटा था वो। तो वो टॉवल्स उन्होंने हमें इसलिए दिए थे कि उनके 25 साल के लगभग, मतलब लगभग 25 होगा, कुछ 22 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, जो वो ट्रेनिंग करा रहे हैं आयरन मैन की। उसमें पहली बार कोई इंडियन उनके साथ ट्रेनिंग करने आए थे, पहले इंडियन थे हम जहाँ वो ट्रेनिंग करा रहे थे। दैट वाज आल्सो। और बाद में मुझे पता लगा GCN जो चैनल है, ग्लोबल साइकिलिंग नेटवर्क, या GTN जो है ग्लोबल ट्रायथलॉन, जो चैनल्स हैं, वो उनकी शूटिंग उसी आइलैंड पे होती है। फिर मुझे लगा कि अच्छा, हम वहाँ वैसे हो गए जैसे आप स्विट्ज़रलैंड चले गए जहाँ पे चांदनी पिक्चर की शूटिंग होती है, या फिर वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की शूटिंग होती है, और आप उसी ट्रेन में बैठे। और क्लब ला सेंटा एक्चुअली वही जहाँ आयरन मैन होता है, क्लब ला सेंटा, वहाँ पे रहने का उनका प्रोग्राम होता है, और लैंज़ारोटे में जो आयरन मैन होता है। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब आप स्ट्रैटेजी के साथ पैसा खर्च करेंगे कि 10% मेरा सेव होगा, 20-30% मैं एंजॉय करूँगा, मेरे मंथली खर्चे 40% से ऊपर नहीं होंगे, 10-20% इमरजेंसी के लिए रखेंगे। इस तरह से आपने कुछ डिवीज़न की होगी, कुछ स्ट्रैटेजी बनाई होगी, तब जाके जो है आप ठीक से एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक पे है, 1 घंटा प्लस समथिंग है, मुझे तो बड़ा मज़ा आया था उसमें। तो मैं थोड़ा मोटा भी ज़्यादा हूँ, तो उस टाइम मैंने नया सीखा था और वो सब सिखा रहा था मैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो इतना ही। ओवर टू गौरव। बस मैं थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राजीव, आपने बहुत अच्छे से इस एस्पेक्ट को, रोकड़े को, मनी को मैनेज करने के बहुत अच्छे तरीके बताए, और फाइनेंशियली फ्री होने के भी राज को शेयर करे जो बहुत सिंपल हैं। मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया और मैं थैंकफुल हूँ आपका कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो पाया हूँ। और उससे फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत पीसफुल हो जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा कश्मोकश पैसे के चारों तरफ ही भागती रहती है, और हम अपनी खुशियाँ भी पैसे से ही ढूंढ रहे होते हैं। बल्कि ये ऐसा है ही नहीं कि खुशी पैसे के अंदर है या पैसे को खर्च करके है। वो एक्चुअली खुशी है कि उस पैसे को हम ठीक से मैनेज करें, अपनी अर्निंग पे ध्यान दें, अपने प्रोफेशनल पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। इन सभी एस्पेक्ट्स पे ध्यान देंगे तब जाके, और ये जब हमारे डायमेंशंस जब सेटल हो जाते हैं, उनमें बैलेंस क्रिएट हो जाता है, तब हम उस पैसे को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाते हैं और अपनी ज़िंदगी की पीस को ढूंढ पाते हैं, मन की शांति को। तो थैंक यू मेरी तरफ से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे को आज वेल्थ के बारे में बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू सर।